इस तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी लीडर और साबिक एमपी किरीट सोमैया ने आबादी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम जोड़े हिंदुओं से दोगुनी रफ्तार से बच्चे पैदा कर रही हैं। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पॉपुलेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी की शरह हिंदू आबादी के मुकाबले दोगुना तेजी से बढ़ रही है। दरअसल किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम आबादी का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन रिसर्च और रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में औसत फर्टिलिटी रेट तकरीबन 1.4 है। उन्होंने मुंबई की फर्टिलिटी रेट को लेकर कहा कि मुंबई में हिंदू परिवारों की शरह 1.3 से कम बताई जा रही है। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि 10 हिंदू जोड़े औसतन तकरीबन 13 बच्चे पैदा करते हैं, वहीं मुंबई में 10 मुस्लिम जोड़े औसतन 26 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो किरीट सोमैया अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या उनके आंकड़ों में वाकई सच्चाई है जिसका वो दावा कर रहे हैं। मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और खासकर महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया है। बीएमसी इलेक्शन नजदीक है महाराष्ट्र के अंदर और ऐसे में मुस्लिमों की आबादी बीएमसी इलेक्शन में खासा असर रखती है, तकरीबन 50 सीटों पर। माजी मुंबई ये मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी मुंबई बन रही है। मुंबई का फर्टिलिटी रेट ये 1.5 है, 1.5 to 1.6, यानी हम दो उसमें से तो एक कपल का एक होता है हमारा एक और दूसरा हिंदू कपल 2 संतान, और उसके सामने मुंबई के मुस्लिम का जो बांग्लादेश से आए हुए उनका तो फर्टिलिटी रेट मोर देन 4 है, जो बांग्लादेश से आए हुए उनका, और नेचुरल यहाँ के जो मुस्लिम है उनका भी 3 से ज्यादा है। यानी हिंदू में हम 2 हमारा एक, हम 2 हमारे 2, और मुस्लिमों में हम 2 हमारे 4, ये एवरेज दिखाई दे रही है, जिसके कारण 2050 में हिंदू ये 54% होगा, मुस्लिम 30% होगा। 2065 में मुस्लिम की जनसंख्या मुंबई में हिंदू से ज्यादा हो जाएगी। जब जब चुनाव नजदीक होते हैं इस तरह के बयान सुर्खियों में रहते हैं और महाराष्ट्र में जैसे कि मैंने कहा बीएमसी इलेक्शन है और ऐसे में यहाँ किरीट सोमैया मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर बीएमसी इलेक्शन में अगर देखा जाए तो 50 सीटों पर सीधे तौर पर मुस्लिमों की जो आबादी है वो खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तकरीबन इन 50 सीटों के ऊपर 20% मुस्लिम आबादी बताई जाती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। अजीत चौहान साहब बीजेपी स्पोक पर्सन हैं, एडवोकेट आसमा शेख सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, अमजद खान मुंबई से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, सबसे पहले आपके पास आऊंगे, आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। अमजद के पास चलते हैं। अमजद, किरीट सोमैया का बयान ऐसे वक्त में आया है जो एक सियासी गलियारों में चर्चा का मौजू बन गया है, कितनी सच्चाई इनके बयान में और क्या कुछ रिएक्शन अभी नजर आ रहे हैं सियासत में? देखिए, किरीट सोमैया का बयान जो है लगातार अपने बयान से वो विवादित बयान देके सुर्खियां जो है वो बटरने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर से लेके बांग्लादेशी का मुद्दा जो है तमाम 6 महीने से तकरीबन वो ये आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई के और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में। देखिए, किरीट सोमैया की खास बात यह है कि किरीट सोमैया इन बातों को लेकर अपने आप को सुर्खियों में और कहीं ना कहीं अपनी जो जगह है बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी के अंदर उनको दरकिनार कर दिया गया है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद से जब उनको टिकट नहीं दी गई उसके बाद से वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर अपनी जगह बनाने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भली बात जानते हैं कि इस तरीके के बयान देने के बाद ही जो है बीजेपी में उनको जो जगह है वो मिल सकती है। और उनकी सच्चाई की अगर बात करें तो उसकी सच्चाई का कोई भी तर्क जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 86 गलियारों में तमाम नेताओं से जब मैंने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किरीट सोमैया जो है वो इस तरीके के विवादित बयान इसके लिए देते हैं कि वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहे और कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिले, और इसी के लिए बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी उनके बयानों का जो है विरोध करते हुए नजर
नहीं आते। हालांकि किरीट सोमैया को बयान को लेकर सियासी गलियारों के अंदर ये चर्चा जरूर है कि इस तरीके के बयान जो है किरीट सोमैया जो दे रहे हैं वो आने वाले बीएमसी जो चुनाव है उसके मद्देनजर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके का जो चुनाव है, क्योंकि 9 साल के बाद बीएमसी का चुनाव जो है वो होने वाला है। जैसे आपने कहा कि 50 सीट पे सीधे सीधे जो है मुस्लिम जो है वो प्रभाव रखते हैं, और अगर बीएमसी की बात करें तो पिछले 2017 के अंदर तकरीबन 31 मुस्लिम जो कॉर्पोरेटर थे वो जीत के आए थे। वो तमाम सियासी पार्टी जो है उसके अंदर वो जीत के आए थे, चाहे वो शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की हो, या वो उद्धव ठाकरे की हो, तमाम जो कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों से जो है मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की जो भागीदारी है वो कम से कम हो सके और इसको कहीं ना कहीं पोलराइज करा जाए इलेक्शंस को, क्योंकि अगर बात करें तो 227 वार्ड है बीएमसी के और इसका बजट जो है 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। तो कहीं ना कहीं ये आप ये भली बात ही जानते हैं कि मुंबई के ऊपर जो राज करता है वो पूरे महाराष्ट्र में राज करता हुआ नजर आएगा। तो सबकी नजर जो है बीएमसी के बोर्ड के ऊपर होती है, उनके मेयर के ऊपर होती है, प्रधान समिति पे होती है, और जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसके ऊपर खास तौर पे नजर जो है वो तमाम सियासी पार्टी जो है वो बनाती हुई नजर आती है। तकरीबन 3 दशकों से जो है अगर बात करें तो शिवसेना का गठबंधन और शिवसेना जो है वो इस यहाँ पर जो है काबिज है, और शिवसेना इस वक्त जो है मनसे के साथ जो है जो दोनों भाई जो है साथ में मिलकर आके चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों का गठबंधन कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बयान सियासी बताया जा रहा है। अजीत चौहान हमारे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, उन्हीं का रुख करती हूँ। अजीत साहब, महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन है, इसलिए कोई और मुद्दा नहीं, सही तो मुसलमानों की आबादी को लेकर ही चर्चा कर ली जाए। किरीट सोमैया क्या यहाँ पर इशारे दे रहे हैं? क्या एक बार फिर से बीजेपी मुसलमानों के मुद्दे पर ही चुनाव में आगे बढ़ेगी? जी, एक सामाजिक संस्था की गणना का खुलासा और उसका संदर्भ किरीट सोमैया जी ने दिया है, ऐसा उनका दावा है। पर किसकी कितनी संख्या है मेरी बहन, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर बीएमसी इलेक्शंस को लेकर के इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसमें कौन किस जाति का है, धर्म का है, मजहब का है, पंथ का है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। हमारे मुंबईकर बहन भाइयों को क्या रहने के लिए अच्छे घर है, पीने के लिए साफ पानी है, वो नाली के किनारे झोपड़पट्टी बना करके तो नहीं रह रहे हैं, इस पर ज्यादातर हम ध्यान देते हैं। और किसी भी धर्म की संख्या बढ़ी या घटी, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंकड़ों में देख लीजिए, इन चुनावों में हमारी टिकट पर कई मुस्लिम नगराध्यक्ष चुनकर के आए हैं, कई मुस्लिम नगर सेवक चुनकर के आए हैं, जिनको भारी वोट से आम जनता ने चुनाव जितवाया है, और भारी भरकम हिस्सेदारी हमने मुसलमान समाज को इस इलेक्शंस में महाराष्ट्र में दी है। मैं ऐसा मानता हूं, किसी भी जाति या धर्म को टारगेट कर करके इस तरीके के बयान देना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि मुस्लिम समाज में अगर एक बंदे को 5 बच्चे, 6 बच्चे, 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या उन बच्चों की स्थिति है, क्या उनको वो स्कूल भेज पाते हैं, क्या उनकी जरूरत की चीजों का वो ख्याल रख पाते हैं? ये चीजें हमें सोचनी होगी एक अच्छे नागरिक की तरह। और जिस तरीके से हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म का कोई भी आदमी हो, जनसंख्या को कंट्रोल में रहना यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। मैं ये मानता हूं कि कोई किसी भी धर्म का बहुत ही चाहे एक स्पोक्सपर्सन होने के नाते बहुत ही सज्जन इंसान भी नजर आ रहे हैं। किरीट सोमैया का बयान से किस तरीके से आपने सीधे तौर पर यहाँ किनारा कर लिया, लेकिन किरीट सोमैया जिन रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं उन रिपोर्ट्स का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जनसंख्या के ऊपर नहीं, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। और भारत की जो जनसंख्या दर है, यानी कि प्रजनन दर है, वो लगातार घट रही है। और खासकर मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर और भी ज्यादा बेदारी नजर आ रही है। मुसलमानों में प्रजनन दर 4.4 हुआ करती थी, जो कि घटकर 2.4 पर आ गई है, और वक्त के साथ साथ इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले वक्त में और भी गिरावट दर्ज होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन किरीट सोमैया यहाँ डरा रहे हैं, मुंबई के अंदर मुसलमानों की आबादी डबल हो जाएगी। पता नहीं कौन से आंकड़े वो पेश करना चाह रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट आसमा शेख हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। आसमा जी, बहुत साफ है, इलेक्शन है, और इलेक्शन में किस समूह को, किस तबके को आप कितना रिझा पाते हैं, नेता यही कोशिश करते हैं।
किरीट सोमैया का ये बयान, नवनीत राणे का इससे पहले बयान, जिस तरह की वो नसीहत देती है, क्या मुंबई की सियासत में किसी तरह की कोई तब्दीली ला पाएगा? कैसे देखती हैं आप? जी, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि बीजेपी ने ये 2-3 नेता ऐसे रखे हैं कि जब एमपी का इलेक्शन आता है तब किरीट सोमैया वोट जिहाद की बात करते हैं, जब एमएलए का इलेक्शन आता है तब लव जिहाद की बात करते हैं, और अभी बीएमसी की इलेक्शन में आया तो वो बच्चों की बातें कर रहे हैं। इनको इतना इस पर्टिकुलरली मुसलमान कम्युनिटी के बारे में बोलने से पहले इनको देखना चाहिए कि बीएमसी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं। वो बीएमसी में क्या मुद्दे रिलेटेड होते हैं, विकास का मुद्दा, जैसे कि अभी उनके अध्यक्ष ने बताया, यहाँ पे कोई भी बेसिक विकास का मुद्दा नहीं है, बस इसके उतने बच्चे उसके उतने बच्चे। 2011 में सेंसस आया था, उसके बाद कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट सेंसस या डेटा नहीं है, सिर्फ लोगों को भटकाना है, इनको बस मुसलमान के नाम पे वोट लेना है। क्योंकि आज देख रहे सोशल मीडिया रहे या कोई और अदर प्लेटफॉर्म्स रहे, मुसलमान में अवेयरनेस आ गया है और वो अभी पॉलिटिकली अवेयर होके उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। और ये चीजें देखने के बाद वो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हो रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एमएलए इलेक्शन में या एमपी इलेक्शन में जो इलेक्शंस गए हैं, वहां पे इनको बीजेपी को इनकी नीतियां ही हमेशा से ही विरोधी रहती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, तो वहां उनको सेटबैक मिला है। ये पोलराइजेशन ऑफ वोट करने का काम करते हैं। बट यहाँ आसमा जी, अजीत साहब ने अभी कहा कि वो किरीट सोमैया का बयान है, बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो लेकिन किरीट सोमैया कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से ही है ना, तो उसके ऊपर लगाम क्यों नहीं रखते? हर इलेक्शन से पहले वो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज लेके आते हैं। बस बोल देना कि ये किरीट सोमैया का बयान है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये तो कहीं ना कहीं इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है ना, सोसाइटी को डराया जा रहा है। जब ऑफिशियल सेंसस 2011 में हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट का ऑफिशियल सेंसस नहीं हुआ है, तो ये कौन से आधार पे किस आधार पे ये डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं? और जो इन्होंने बोला है, अगर कोई मुंबई या महाराष्ट्र में जहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ जगहों पे अगर कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ गया है तो अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि गांव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं माइग्रेशन करके, तो माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा फैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, माइग्रेट हो रहे हैं, ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन डेटा भी है। ठीक है अजीत साहब, आप ही से रिएक्शन लेना चाहूंगी। नवनीत राणे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, नवनीत राणे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किरीट सोमैया साबिक यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर राय भी रखते हैं, कोई नसीहत देंगे उन्हें क्या? मेरी बहन, एक थोड़ा सा सुधार में करना चाहूंगा। नवनीत राणा जी भी अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद नहीं है। ये जो जिस पे बात हो रही है, ये जो मेरी बहन बात कर रही थी, माफ कीजिएगा मैं सफर में हूँ, तो डॉक्टर आसमा शेख है, माफ कीजिए एडवोकेट आसमा शेख है, सोशल एक्टिविस्ट है मुंबई से। मेरी बहन आसमा से मैं ये कह दूं कि ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नामक चेंबूर में एक देश की बड़ी संस्था है, उस संस्था के हवाले से किरीट सोमैया जी ने ये बयान दिया है। और मैं ये मानता हूं, मैं इस बात का पुरजोर समर्थक हूं कि बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में अड़सर है। तो मुझे ये लगता है कोई भी हिंदुओं का नेता या कोई भी मुसलमानों का नेता अगर ये कहता है कि भैया आप लोग ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो मैं उनसे ये विनम्र आग्रह करता हूं कि भाई साहब, क्या आप या इन हिंदुओं की या मुसलमानों की बढ़ती आबादी की जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? मैं ये मानता हूं भारतीय जनता पार्टी पे गलत टिप्पणी करके कोई अगर बड़ा होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर हम अनुयायी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों के, जिन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। हमें बड़ा अभिमान है आज महाराष्ट्र के सीनियर सिटीजन मुसलमान, महाराष्ट्र के युवा और खास करके पूरे देश की मुस्लिम भगिनी, हमारी मुस्लिम बहनें, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, जो लाड़की बहन योजना है महाराष्ट्र में, और जिससे हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही है, जिससे हमारी बहनों पर अत्याचार
जो हो रहे थे उनको रोकने में हम सक्षम रहे। कोई भी मूल तत्ववाद, वो हिंदुओं का हो या मुस्लिमों का हो, हम देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश में धर्म के नाम पे दीपू चंद्र दास ने क्या बोला कि सारे धर्म एक है, ये हमें अच्छा ही सिखाते हैं। तो ईश निंदा के आरोप पे एक हिंदू को जिंदा जलाया जाता है। कोई क्या कौन सा मांस खा रहा है, कौन सा मांस लेकर के जा रहा है, इस पर किसी को पीट करके मार डाला जाता है और वो मुसलमान होता है, उसका घर का सहारा चला जाता है। तो ये जो भी राजनीति को लेकर के बयान आते हैं, इसमें मैं इस देश के मुसलमानों को जी सलाम देखने वाले मेरे मुस्लिम बहन भाई है। आप देखिए, उज्ज्वला गैस योजना कोई धर्म पूछ कर तो फायदा नहीं हुआ भाई साहब, पीएम आवास योजना कोई धर्म पूछ के तो फायदा नहीं हुआ, जनधन योजना कोई धर्म पूछ के तो फायदा नहीं हुआ। अजय साहब, आपने बांग्लादेशियों का जिक्र किया है, यहाँ पर दीपू दास का जिक्र किया, योजनाओं का फायदा लेने वाले सबसे ज्यादा मेरे अजय साहब एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी, आप इसी से आंसर लेना चाहूंगी। बांग्लादेशियों का भी जिक्र किया है किरीट सोमैया ने, बांग्लादेशियों को भी एक बड़ा फैक्टर बताया है, जो वो दावे कर रहे हैं अपने आंकड़ों के मुताबिक कि मुसलमानों की जो आबादी है वो बढ़ जाएगी। मेरी बहन, मैं आपसे ये कह दूं, बांग्लादेशी कोई भी हो वो विदेशी नागरिक है, और ये सारे बांग्लादेशी हमारे देश में रह करके, हम देखिए आप, मैं, मेरी वकील बहन, हम सारे इस देश के पहले दर्जे के शहरी हैं। ये देश हमारा है, और मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश से गलत तरीके से भारत में आकर के अवैध निवास करने वाले, फिर वो अफ्रीकी कंट्री से आकर के यहाँ पे मुंबई के आसपास जो नारकोटिक्स का व्यवसाय करने वाले, ये सारे लोग इलीगल है। वो हमारे धर्म का है, इसलिए हम उसको समर्थन करेंगे। ये विचार बहुत ही गलत है और ये राष्ट्र विरोधी है, और मेरे भारत के मुस्लिम बहन भाई जो राष्ट्र प्रेमी है वो ऐसा विचार नहीं करेंगे। पर जो ऐसा विचार नहीं करते हैं, उन लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि भैया देखिए, एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, मुसलमान है, हम वहां जाएंगे सुखी रहेंगे करके बना, क्या ये दोनों देश सुखी है क्या? तो धर्म के नाम पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बरगलाने वाले, लड़ाने वाले, अलग देश मांगने वाले और हमारा धर्म ही सर्वोच्च है ये मानने वाले कितने दुखी है। इन दोनों देशों की परिस्थिति देख करके हम देख सकते हैं। तो एक अच्छे भारतीय नागरिक के तौर पर मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म विशेष की संख्या बढ़ी घटी, इसको खबर बनाने से अच्छा पूरे देश की जनसंख्या कम हुई और संसाधन हमें अच्छी तरीके से ये खबर मीडिया में क्यों आई, ये सुर्खियों में क्यों आई? किरीट सोमैया ने इस बात का जिक्र किया, जो आंकड़े वो पेश कर रहे हैं, डिस्कशन तो फिर इस पर होगा ना अजीत साहब। जिन आंकड़ों को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंख्या घट रही है और आने वाले वक्त में 2050 का वो दावा कर रहे हैं, 2050 में भारत की कुल जनसंख्या 1.29 पर पहुंच सकती है, ये रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। लेकिन किरीट सोमैया इसके इतर कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं। आपकी पार्टी से वो आते हैं, उन्हें तनकीद करना, उन्हें नसीहत देना पार्टी का काम है। यहाँ एडवोकेट आसमा शेख, इनकी वही मैं बोलता, इनकी दोहरी नीति देखते जब इलेक्शन साहब आपके पास आ रही हूँ मैं, एक रिएक्शन आपसे सिंगल प्रतिक्रिया में देता हूँ तो उनको बोलने में थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। मैं सिंगल प्रतिक्रिया देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का मैं चीफ स्पोक पर्सन हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका क्या होगी ये डिसाइड करने का काम हमारे नेताओं का है और वो मीडिया में बताने का काम मेरा है। अधिकृत तौर पे, आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है किसी भी धर्म विशेष की जनसंख्या बढ़ना या घटना ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं, पूरे देश की जनसंख्या कम होना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किरीट सोमैया जी का यह वक्तव्य होगा तो उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बन रही है तो केवल हिंदुओं के वोट से नहीं बन रही है मेरी बहन। आप ठीक है अजीत साहब, आंकड़े कि हमारे कितने मेयर चुन के आए, एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। चुन के आए, हिंदू भी तो उनको वोट करते हैं ना। ठीक है आसमा जी, अपना रिएक्शन दीजिए। सीधे देखिए, इनकी दोहरी नीति देखिए आप। इनके कुछ नेता भाषण देते और ये कवर अप करने को आ रहे हैं और ये विकास की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने 5% रिजर्वेशन की बात को उठाया मुसलमान के लिए, जो मुसलमान कितने सालों से 5% रिजर्वेशन की बात कर रहा है। अगर सच में ये सबका विकास करना चाहते हैं, हम निंदा करते हैं जो चीज बांग्लादेश में हुआ, जो मॉब लिंचिंग हुआ, उस चीज की हम
कंडेम करते ओपनली, लेकिन कितने बॉम्ब ब्लीचिंग अभी तक इंडिया में हुए, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? और इनका विकास का सही में मुद्दा है तो ये 5% जो है रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं देते हैं? जस्टिस रंगनाथ बीजेपी का तो ये कोर लाइन है, आसमा जी, बीजेपी की तो कोर लाइन है, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा। अच्छा, रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो एकदम ही इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उनके बारे में तो कोई इन्होंने करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस रंगनाथन रिपोर्ट, सच्चा कम्युनिटी रिपोर्ट ने कहा है कि मुसलमान की हालात इस देश में बहुत ही बुरे और बदतर है, तो ये क्यों नहीं लागू कर रहे उन चीजों को? ठीक है, इसका रिएक्शन मैं लूंगी। एक सवाल अमजद से है मेरा। अमजद, बीएमसी चुनाव में मुसलमानों की क्या भूमिका है और जो अभी बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ रुझान दिख सकते हैं, और उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका रहेगी बीएमसी चुनाव में? देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं, जैसे जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर भारतीयों की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, महाराष्ट्र का बीएमसी का जो चुनाव है वो तकरीबन उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के मराठी मानुष के बीच में दोनों ही पार्टियां चाहती है कि वो इस मुद्दे पे जो है वो चुनाव लड़ा जाए। अब देख रहे होगा कि दोनों ही पार्टियों को कितनी सफलता मिलती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो नेता है वो उत्तर भारतीय और गुजरातियों के वोट बैंक के सहारे जो है वो आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव जो है वो लड़ना चाहती है। 2017 में तकरीबन 80 सीटें जो है वो बीजेपी जो है वो जीतती हुई नजर आई थी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के क्या मुद्दे होंगे, देखिए बीएमसी का असल मुद्दा जो है, देखिए सड़क है, पानी है, गंदगी है, और उसके साथ साथ अगर बात करें हॉस्पिटल, बीएमसी का जो बजट है मुंबई के, बीएमसी के मुंबई में तकरीबन 5 से 6 बड़े हॉस्पिटल है जहां पर तमाम मुंबई के आसपास के इलाके के लोग जो है वो आके वहां पर इलाज कराते हैं, लेकिन वहां की हालत जो है वो काफी खस्ता हाल है बीएमसी हॉस्पिटलों की। अगर स्कूलों की बात करें, बीएमसी स्कूलों की बात करें, चाहे उर्दू मीडियम स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, वहां पर जो है बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन उनका बजट जो है काफी ज्यादा बजट जो है वो दिया जाता है बीएमसी स्कूलों के अंदर, लेकिन बीएमसी स्कूलों की खस्ता हालत है। और उसके साथ साथ अगर बात करें रोड्स की, तो रोड्स में हम अमूमन देखते हैं हालांकि 3000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ जो है रोड के बजट होते हैं, लेकिन मुंबई के अंदर खड्डे जो है उसी तरीके से नजर आते हैं, उसी तरीके से जो एक्सीडेंट है वो होते हैं। लेकिन ये तमाम मुद्दे जो है पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये मुद्दे जो है असल मुद्दे जो होना चाहिए बीएमसी के, सबसे बड़ा मुद्दा जो है पार्किंग को लेकर है। यहाँ पर अगर बात करें साउथ मुंबई आसपास के इलाकों में ऊंची इमारतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मुंबई के डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन पार्किंग को लेकर काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता जो है पार्किंग को लेकर कहीं ना कहीं हताशा है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज है बीएमसी की तरफ से जो बननी चाहिए वो बनती भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि पे एंड पार्क जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बिल्डरों की तरफ से जो सोसाइटीज बनती है, जो टावर्स बनते हैं, वहां पर जो है बाइकों की पार्किंग या कार पार्किंग का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तो ये तमाम जो मुद्दे जो लोगों से, जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, बीएमसी चुनाव वही होता है जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर पार्लियामेंट की बात कर ले या असेंबली की बात कर ले तो एक वो होता है कि जो सरकार की तरफ से कानून बनाते हैं, लेकिन एक बीएमसी नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव जो है, कॉर्पोरेट के चुनाव इसी के लिए होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो आम लोगों की जिंदगी के साथ जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आने वाला वक्त का जो चुनाव है वो होना चाहिए कि ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा से देखते हैं 2014 के बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के जो असली मुद्दे हैं वो ठंडे बक्से में चले जाते हैं, उसके जो चुनाव है वो हिंदू और मुस्लिम पे जो है वो अजीत चौहान साहब ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी की क्या नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर वो आधिकारिक तौर पर बोलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अजीत साहब, इशारे यहाँ किरीट सोमैया कुछ और दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो रणनीति होगी वो ऑफिशियल तौर पर वाजे की जाएगी। आप ही से पूछना चाहूंगी, बीएमसी का चुनाव किन मुद्दों के ऊपर बीजेपी लड़ने जा रही है? मेरी बहन, मुझे सबसे बड़ा ये आक्षेप जो है, आप सवाल में भी ये कर रहे हैं कि मुसलमान क्या मुस्लिम इस देश के मालिक नहीं है? ये मुसलमानों का देश नहीं है? आप स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए क्या करके कैसे सवाल पूछ सकते हैं? मैं धर्म से हिंदू हूं, मैं सिर्फ अपने आप को सनातनी मानता हूं। मैं किसी भी चैनल पे या कहीं भी जाता हूं तो मैं सिर्फ, मुझे ये सवाल बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता कि हिंदुओं के लिए क्या, हिंदुओं के लिए क्या। हम भारतीय है, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम सर्वप्रथम इस देश के संविधान मानने वाले नागरिक है। तो मैं आपसे मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एक्सेप्ट किया इंटरनेशनल चैनल पे कि मुस्लिम भी इस देश के मालिक हैं, इस देश में संविधान को मानते हैं। बहुत खुशी हुई। इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाना चाहती, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। एक विषय मैं सिर्फ रखना चाहता हूं आपके माध्यम से।
एक आपके माध्यम से मेरी जो वकील बहन अभी बैठी है, मैडम थोड़ा सा पढ़ लिख करके डिबेट में आया कीजिए ना आप। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इकोनॉमिकल वीकर के लिए अलग से आरक्षण है और उसकी लिस्ट लिख लीजिए। बीएमसी की हो, महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की हो, महाराष्ट्र पुलिस की हो, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 80% उसका फायदा जो है वो मेरे महाराष्ट्र के मुआवजा चाहूंगी, इंटरप्ट कर रही हूँ, वक्त की पाबंदी है, लेकिन महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और चुनाव से पहले जो बयान सामने आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या बीएमसी का इलेक्शन जो मौजूदा जमातें हैं वो इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ाएंगी या फिर जो वाकई में मुद्दे हैं बीएमसी से जुड़े हुए और जिनकी जनता को जरूरत है उन पर चर्चा होगी, उस पर इलेक्शन लड़ा जाएगा? ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।